नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई। आज महंगाई के मौजू के ऊपर इसलिए बात करता चाह रहा हूं क्योंकि आप देखें, माजी की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि उसके दौर में महंगाई ज़्यादा थी, जबकि अब भी महंगाई के अंदर कोई खातिर खा कमी देखने में नहीं आई। वक्त तो बहुत कम गुजरा है और मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि मैं अपनी तमहीद का कुछ हिस्सा प्रोग्राम के आखिर के अंदर डिस्कस करूं। अब बराह रास्त अपने मेहमान की जानिब भी जाऊं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करता हूं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपको। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात यह है कि हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं बतौर एक कौम के, और हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। महंगाई की रफ्तार बड़ी तेज़ थी, हुकूमत बदली तो हमारे जहन में ऐसा तासुर आया कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो ना हुआ, बल्कि मामलात कुछ इस नोयत के हैं कि महंगाई को काबू करने में अगर हम कामयाब हो गए तो यही बहुत बड़ी बात तस्वर की जाएगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि ये गवर्नमेंट जो रजीम अभी शिफ्ट हुआ है, क्या उन्होंने अपनी पूरी काबीना जो है वो तख्लीक कर ली है? अभी भी आज के दिन में सदक मलिक साहब जो हैं उनको तवानाई का इल्ज़ाम दिया गया है और उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सबसे पहले बात तो इस तरह से हमें सोचनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको अपने खिलाड़ी तो पूरे करने दें। जब उनके खिलाड़ी पूरे हो जाएंगे तो फिर बाकी सूरत होगी। आप देखें ना, पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, 12 है, और अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें किसी भी यूरोपियन मुल्क से तो मेरे ख्याल में ये दुनिया का 10वां या 12वां बड़ा मुल्क को अगर हम पंजाब बता दें, वो सूबा भी पिछले दिनों तकरीबन काफी 22-25 दिनों से के चल रहा है। कोई बंदा किसी मसले का हल निकालने को तैयार नहीं निकाल। अब वज़ीर आला है मुल्ताज साहब, तो अब जब बंदा निगरान होता है तो बड़ा फैसला नहीं कर सकता। डीजल का बहरान पिछले कई दिनों से चल रहा है, गंदम की कटाई है, उस मुश्किलात आ रही हैं सारी चीजें। आगे चावल की फसल जो है उसकी बिजाई का सीजन शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये मशीनरी आपकी पूरी नहीं होगी तो ये महंगाई जैसे इश्यूज जो हैं उसके ऊपर काबू पाने के लिए कैसे सोचा जाएगा। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर थोड़ा मौजू बदल देता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि माजी की हुकूमत ने तमाम ढंढोरा पीटा, इतने साल यही बात होती रही, करप्शन करप्शन करप्शन। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उनके भी कुछ स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए। तो मुझे ये बताएं, ये गोगी गोगी क्या है? ये गोगी गोगी थोड़ा मुझे समझाइए, ये क्या होता रहा है पंजाब में? देखिए, मैंने, अगर आपको याद हो तो आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि स्कैंडल्स इनके जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा भी टाइम दें। तो टाइम जो आप देते जाएंगे चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये स्कैंडल जो है बड़े हैरानकुन है। आज सुबह बल्कि कल से एक खबर जो बड़ी मार्केट में घूम कर रही है अल-कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से, ठीक है जी। उसके बाद आज HEC के अंदर एक स्कैम जो है वो नजर आ गया। अब थोड़ा टाइम दें तो बहुत सारे करप्शन के केसेस इनके निकलेंगे। जो रियासत मदीना की बातें होती थी उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि रियासत मदीना की चादर की आड़ में किस कदर जो है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है। और अब इनका ये हाल है कि वही दोबारा इन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं कि बिजली में अगर फर्ज को लोड शेडिंग है तो वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत उसकी नालायकी की वजह, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए ना फ्यूल खरीदा, ना हमने उनके लिए उनके जो पैड्स टूट गए थे उनको खरीदा टाइम पे, ना उनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम किया। तो आज जो सूरत है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैं तो बल्कि इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि शायद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको अपने अपने सियासी कैरियर की फिक्र है। हर बंदा अपने सियासी कैरियर को महफूज बनाने में, बचाने में लगा हुआ है, लेकिन किसी बंदे को कोई फिक्र नहीं है कि अवाम जो है वो किस हाल में है, या अवाम को किन मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं आपको इस तरफ भी लेकर आऊँगा बुनियादी तौर पर कि माजी के अंदर ये कहा जाता था कि मकसूद चपड़ासी या मसूद चपड़ासी भी जो है उससे भी लिंक किसी ना किसी तरीके से क्रिएट हो जाए। आज एक करीबी ताल्लुक़ से जब लिंक बनाया जा रहा है तो ये कह रहे हैं नहीं जी हम तो जानते नहीं है ये कौन है। और अब तो वाजे होकर और चीज़ें जैसे आपने कहा वक्त के साथ साथ खुल के सामने आएंगी। अभी तो एक शख्स जो कि मंसूब है बेसिकली, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी मैं कहूँगा कि गलत कर रही है कि सिर्फ एक शख्स पर फोकस कर रही है। अगर ये सारे वज़रा और सारे मुशीरान के मामलात खोलना शुरू करें तो इनको पता लगेगा कि माजी की हुकूमत में क्या क्या हुआ है।
नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपकी इस बात से कि इस गवर्नमेंट ने अभी फोकस किया ही नहीं है। ये फोकस किए बगैर चीजें इतनी बाहर निकल रही हैं। तो जिस दिन ये फोकस करना शुरू करेंगे तो उसके बाद देखिएगा हालात क्या होते हैं। अभी तो बेचारे ये जो लोग हैं अभी तो अपने वो मिनिस्टर वगैरह जो है वो पूरे करने के उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जाहिर है मखलूद हुकूमत है, हर बंदे को राजी करना है, वो राजी करने के लिए अब देखे ना मुल्क है अवाम का, और पॉलिटिशियंस एक दूसरे को या जो जो इत्तेहाद उन्होंने बनाया वो मुल्क को बांट रहे हैं, मिनिस्ट्रियां बांटी जा रही हैं, वो एक दूसरे को राजी रखा जा रहा है। तो अभी तो ये उस प्रोसेस में है, ठीक है जी। उसके बाद जब ये अपने अपनी जगहों में बैठ जाए उसके बाद ये फोकस करेंगे कि हाँ जी किन किन लोगों को लेकर चल रहा है, और जिन लोगों को फोकस करना है तो ऑलरेडी फ्लाइट्स का मतलब कि वो लेकर वो चले गए हैं, ठीक है। वो आपको भी पता है, मुझे पता है, लोगों को भी पता है। अब पता नहीं बाकी किन लोगों को ये पकड़ेंगे। वो जब हालात थोड़े से जो लोग बाहर चले गए वो 2-3-4 माह वो बाहर बैठेंगे, मुल्क के हालात देखेंगे, जब चीजें वो समझेंगे कब उनकी फेवर में है या हालात जो साजगार हैं तब वो वापस आ जाएंगे। तो अगर ये गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है, जैसे इन्होंने इत्तेहाद किया कि जी ये फरून था मुल्क के ऊपर या मुल्क के ऊपर अजाब था, तो इस मुल्क को इस अजाब से आजाद करवाने के लिए हमने जो है ना इत्तेहाद किया है, और अगर ये गवर्नमेंट बड़ी सिंसियर है तो मेरे ख्याल में आप तो वजीरों मशीरों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनको जीरो से शुरू करना चाहिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि जो बड़ी अहम बात है, जो भी कानून के मुताबिक सजा बनती है वो सजा देनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सजा देनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जनाब हम बात करेंगे बहुत ही अहम प्रेसिंग मौजू पर, जो कि है महंगाई। और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के साथ ब्रेक पर जाने से पहले बदउनवानी बेज़ाब्ती पर तो बात कर ली। अब बात यह है कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं। डॉक्टर शहबाज साहब आपको पता है पहले महंगाई मुकाओ कैंपेन ही थी जिसके ज़रिए ये इमरान खान साहब पर दबाव डाला गया। अब क्या मुक गई है महंगाई या आगे जाके मुक जाएगी, ये ज़रा बताइए। महंगाई जहां तक बात है, मेरे ख्याल में लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई वाला इशू इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्यों? अभी जैसे इनकी मुलाकात उनसे हुई है IMF से, और उसमें ये कहा गया है, बल्कि मुफ्ती इस्माइल साहब बता रहे थे कि हमने मानी बात कि कम से कम तेल की कीमतें जो है वो 30 रुपए तक बढ़ानी होंगी। अब जब वो तेल की कीमत फी लीटर पेट्रोल जो है 30 रुपए बढ़ेगी तो वो महंगाई भी होगी। फिर उसमें ये भी इन्होंने माना है कि हम बिजली की कीमतों, बल्कि आज फी यूनिट 2 से 3 रुपए जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है। तो जाहिर सी बात है IMF से जहाँ पिछली गवर्नमेंट ने 6 अरब का मुआहदा किया था, ये बड़ी कामयाबी बता रहे हैं कि हमने 2 अरब और का मुआहदा कर लिया, बल्कि हमने 8 अरब का मुआहदा कर लिया है। जाहिर सी बात है जब 2 अरब अजाफी IMF से ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने उनको वापस करना है ना, सब्सिडीज खत्म करने की फॉर्म। वो सब्सिडीज खत्म यही होंगी कि आप तेल महंगा करें सर, और उसके बाद आप बिजली महंगी करें। तो ये दोनों चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो कोई शायद अकल का अंधा ही है जो ये बात करे कि महंगाई कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। ये जब तक जाबे वाला हम अपनी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, महंगाई हमारी कम नहीं होगी। मैं छोटी सी एग्जांपल, मैं किसान का बेटा हूँ, अपने घर की एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह मैंने अब्बा जी से पूछा कि वो तकरीबन 6.5 एकड़ उन्होंने गंदम जो है वो उसकी कटाई की है, तो वो बड़े परेशान, बल्कि उनको हैजा हो गया। वो हैजा होने की वजह ये नहीं थी वो गर्मी में कहीं भाग फिर रहे, तो हैजा होने की वजह ये थी कि जहाँ फी एकड़ गंदम जो है 50 मन 60 मन निकलती थी, वो इस दफा तकरीबन को 22-23 मन फी एकड़ गंदम निकली है। तो उसके उनके बीमार होने की वजह ये है। बताने का मकसद ये है कि हम एक जरी मुल्क है, बड़े फख्र से हम ये बताते हैं कि हम एक जरी मुल्क है, और हमारी जो जरी पैदावार है फी एकड़ उसकी प्रोडक्शन आप देखें वो तकरीबन वैसे जो मैंने अपने पहले के पीक में देखा है कि 40 से 50 मन गंदम जो फी एकड़ निकल 22 से 23 पे आ गई है। अगर हम इसको एडवांस कंट्री के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में जो हम फी एकड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनके फी एकड़ का 10% भी नहीं बनता। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम जरी मुल्क हैं। 70% से दालें, 70% से जायद दालें आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, और आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये कहने को तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये रशिया और रूस का जो क्राइसिस हुआ है, आप देखें आपके यहाँ जो गंदम की कीमत है वो कहाँ तक चली गई है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वही बात जो पिछले 3.5 साल हम और मैं बैठ के टीवी पर रोना रोते थे, तो भाई साहब गवर्नेंस जो है वो जब तक उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी तो ये महंगाई के जो हमें कहते हैं जिस वो ये कम हो जाएगी, इसलिए हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। और ये भी जैसे आपसे मैंने बात कही कि जब तक ये अपनी पूरी टीम और पूरी
कह रहे हैं इसको कि मेहनत और ज्ञानत के साथ कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे तब तक ये महंगाई वाली बातें जो हैं, अगर ये कहें जब वो कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये अवाम को फिर वो रजीम शिफ्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन लॉलीपॉप वही पुराना दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे फिर 2-3 चीजें पूछूंगा। डॉलर तो सिर्फ शेख ही देंगे हमें, बाकी मुल्क तो जो भी देंगे कर्जा ही देंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो भी जो शेख हैं वो भी अब होशियार हो गए, वो भी अब ऐसे ही तो हमें डॉलर नहीं पकड़ाएंगे, ना ही उनको गर्ज है। आपको पता है हमने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया था जब हम पाक ज़मीन को, पाक सर ज़मीन दर हकीकत तो मक्का मदीना की ज़मीन है ना, तो हमने डॉलर पकड़ लिए थे, हम गए नहीं थे बचाने के लिए, वो हमने कहा था मामला फहमी है, तब हम गुलामी शलामी सब भूल गए थे, तब आपको पता है धरने से उठ के जाकर ये फैसला किया था कि जी हम नहीं जाएंगे। तो मैंने आपसे ये जानना था कि अब शेखों ने ही डॉलर देने, वो कितने इतने डॉलर दे देंगे कि उसकी वजह से मुल्क का जो बहरान है, जो एक तजारती खसारा है, या जो एक करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो कंट्रोल में आ जाएगा, डॉलर की कदर नीचे आ जाएगी, और क्या वेस्ट एडिशनल सपोर्ट दे सकता है एक्सेप्ट के जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करे? क्या कहते हैं आप? देखिए जी, सपोर्ट आपको कोई भी नहीं देगा, ये सफारती जाहिर सी बात है वो बेनिफिट्स होते हैं आपके, बल्कि इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहना जो है भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। आप देखते हैं कि हम अगर लेट्स से कि चाइना ये देखता है कि उसको पाकिस्तान के साथ जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अब अगर हम ये टोटल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अब 66 बिलियन यूएस डॉलर की चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है सीपैक की फॉर्म में, मुझे बताएं कि हमने उस प्रोग्राम को कहाँ पहुंचा दिया है। मतलब कि आपके मुल्क में जब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो आपके अंदर भी इतनी अकल होनी चाहिए कि आप कम से कम उस इन्वेस्टमेंट से जितना ज्यादा फायदा आप उठा सकें वो आप उठाएं। जहां तक बात आप ये कर रहे हैं कि शेख में डॉलर दें, कोई बंदा डॉलर नहीं देगा, डॉलर्स पाकिस्तान से ही बनेंगे, और ये तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम अपने जहनों को ये समझा ना लें कि हम मेहनत करेंगे तो बातें आगे बनेंगी। वही बात है जैसा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो बैगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं होते, तो मुझे बताएं फिर आपके पास रास्ता है ना, क्या आया कि आपने बैगर्स बनना है या आपने चूजर्स बनना है, ठीक है। और ये जो आपका शिफ्ट है फ्रॉम बैगर्स टू चूजर्स, ये आपकी मुआशी ताकत जो है, या मुआशी कह लें कि जो पावर है वो आपकी तय करती है। और मुआशी पावर आपको पता है तभी बनेगी जब आप मुल्क के जो मौजूदा ज़राए हैं उनको, या जो आपके शोबे हैं उनको आप पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ तरक्की दें। जब तक वो नहीं करेंगे आप घूमे, अभी 70 लोगों को लेके चले जाए उम्रा करने के लिए, अब 2 लोगों को लेके चले जाए उम्रा करने के लिए, ठीक है जी। तो आप ये कोशिश करें कि हम शेखों के पास से जाके वो डॉलर ले आएं, अगर वो भी शेख हैं, उनका नाम शेख है, तो शेख जो है वो पैसे की इन्वेस्टमेंट बड़े अच्छे और सोच समझ के करता है। ये बड़ी आपने आम चीज़ की है, कही है, उसकी वजह यह है कि हम भी शेख हैं, थोड़े मनी माइंडेड ही होते हैं शेख, लेकिन यह कि उन शेखों के मुतालिक हमारी राय ये थी कि वो बेचारे सीधे होते हैं अरब, लेकिन वो भी अब बड़े होशियार हैं, वो भी देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे जब से हमने दगा दिया, धोखा दिया अरब ममालिक को, मुस्लिम उम्मा को, और हम जो है वो अपनी बात से फिर गए 1.5 अरब डॉलर तोहफ़ा लेने के बाद, तब से हमारी रेपुटेशन उनके यहाँ थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं बोले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खैर एनीवे, इसको अब ठीक करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दोबारा से ताल्लुकात को मेंटेन करेंगे। जब वेस्ट से हमें क्या मिलेगा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, अगर इमरान खान साहब की बात मान ली जाए, वो कहते हैं जी रजीम चेंज हुई है और मेरे ख़िलाफ़ जो भी बात हुई है, आई विल नॉट कॉमेंट फर्दर, लेकिन अगर हुई है तो चलो फिर इल्ज़ाम लग ही गया है, तो चलो फिर लग गया है तो फिर हम अमल भी वही करते हैं, तो वहाँ से फेवर हमें क्या मिलेगा इस वक्त इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक सिचुएशन? जी मुझे ये बताया, अगर आप वेस्ट की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका से आप पिछले 70-75 सालों में देखें फेवर मिला क्या है? आप पहले हमें हिस्ट्री को नजर दौड़ानी चाहिए ना। जहां तक बात रही साजिश की, चूंकि पॉलिटिकल ये सेंटेंस है, और मेरा नहीं ख्याल कि मैं जैसे आपने कहा मैं भी कमेंट नहीं करूंगा और मैं भी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आपने ये कह दिया कि साजिश है, लेकिन बाकी इदारे जो आपको कमेटियां बनाई हैं सारा कुछ उन्होंने अपने डिसीजन बताएंगे, तो ऐसी बात नहीं हुई तो आप भी मान दें। लेकिन वही बात आपसे मैंने कही ना, जो मैंने पिछले सेगमेंट में कहा है, हर पॉलिटिकल लीडर जो हमारा है वो अपने सियासी करियर जो है उसको बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब आप ये इसी चक्कर में मैं ना मानूं और मुल्क जो है आप उसकी देखें सोशल क्या है। तो जनाबे वाला जैसे मैंने कहा कि इन सारों को मेरे ख्याल में मुल्क की फेवर में सर जोड़ के बैठना चाहिए और अपनी गलतियों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमने पिछले 75 सालों में क्या गलतियां की और हमने आगे नहीं की। क्योंकि मेरा ख्याल है
कि मैं एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो हमें मिल बैठ के सोचना होगा उसके ऊपर। जब तक मिल बैठ के नहीं सोचेंगे कि ये महंगाई वाला इशू बड़े कोर इश्यूज हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े इश्यूज हैं जो मेरे ख्याल में शायद आम आदमी को अभी तक उनका पता नहीं है। जैसे भी पहले करप्शन की बात हो रही थी, आपने कहा मकसूद चपड़ासी, कुछ और भी लोग थे, अभी देखें उधर मकसूद चपड़ासी था, इधर फराह खान निकल आई। नहीं, वो मैं असल में देखें वहां पे मैंने ये करप्शन वाले मामले में बड़े डबल स्टैंडर्ड्स देखे। आप देखें डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के माजी में ये लोग कहते थे, नारा इनका ये था पीटीआई वालों का सारा टब्बर चोर है। टब्बर के माने हमारे पंजाबी में फैमिली के होते हैं, यानी तब फैमिली पे बात करना कोशर था, जायज था। अब जो है वो आप अगर खान साहब की फैमिली पे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो फैमिली पे बात हो रही है, तो मतलब बात ना समझ आने वाली है। वहां पे आप पूरी फैमिली के ऊपर बात कर रहे थे, हर फर्द पे बात कर रहे थे, मुलाजमीन पे भी बात कर रहे थे, मकसूद चपड़ासी पे बात कर रहे थे। इधर जो है वो आप कहते हैं कि नहीं जी ये नो गो एरिया, यहाँ पे यू कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि ये तो देखें ना फैमिली की बात है। मुझे ये समझ में नहीं आई। देखिए पहली बात तो ये है कि आप जब किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप ये समझे कल को वक्त आपके ऊपर आएगा तो आपके अंदर भी इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो उसको आप बेयर करें। और उससे पहले जैसे भी बात टब्बर का मतलब मैंने बताया फैमिली, अब ये पॉलिटिकल लीडर्स इनको ये सोचना चाहिए कि जो बंदा टारगेट है आपका उसके ऊपर तो करें। बाद में फैमिली के अंदर खवातीन भी होते हैं, उनको थोड़ा हमें माफी देनी चाहिए। वो माफी नहीं दी, जब इनके अपने खवातीन को बात आई तो अब जहाँ पर लोग जैसे करें नो गो एरिया इन्होंने बना दिया है, तो वो देखें रवायत जिसने डाली है उसको ये चीज सोचनी चाहिए कि मैंने अपने वक्त में क्या किया था और अब अगर मेरे ऊपर ये हो रहा है तो मुझे अब बर्दाश्त करना चाहिए। और मैं इस बात को बहुत बुरा समझता हूँ कि जब वाला आपने जब आपको उस वक्त एक सियासी लीडर होने का पूरा हक अदा करना चाहिए था, ये काम तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो उसने उसको गाली निकाल दी, उसने आगे उसकी फैमिली को गाली निकाल दी, फिर उस बच्चे में जो गली का बच्चा है उसमें, और आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, आपने पूरी जिंदगी जो है जब मुल्क के अंदर वो सियासत करने में गुजार दी है, उस बच्चे में और फिर आप में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया। बड़ी अहम बात हो रही है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसी मौजू के ऊपर आपसे बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और आप दांतों में उंगलियां देंगे, अच्छा ये रियासत मदीना की बात हो रही थी, तो सूरत हाल जो इतनी ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है। अब जो बात है कि वो बात भी ठीक है, पहले ये कहते थे कि जनाब वाला पिछले 30 साल 70 सालों की बात नहीं का 30 साल जो है वो जनाब वाला इतना मुल्क खराब हुआ है, तब उस खराबी को ठीक करने में टाइम लगेगा। अब जब ये रजीम शिफ्ट हुआ, ये लोग आए हैं, तो ये कहते हैं कि पिछले 3.5 सालों में नायक हुकूमत निकम्मे लोग थे, इन्होंने इतना ज्यादा काम खराब कर दिया, अब हमें थोड़ा टाइम दे चीजों को ठीक करने में। मतलब कि जो पिछली गवर्नमेंट उनको भी टाइम चाहिए था, तो ये गवर्नमेंट है इसको भी टाइम चाहिए। तो मुझे बताएं कि अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा इस पूरे टाइम? अवाम के पास क्या इतना टाइम है कि वो इनके वादे जो हैं उसके ऊपर वेट करते रहें या इनके वादों को वो देखते रहें? तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा हकीकत पसंद होना चाहिए, और ये हकीकत पसंद होंगे तो चीजें सीधी होंगी। अगर देखें 3.5 सालों में उन्होंने वादे किए, बातें की, दावे किए, क्या हुआ? अभी चले गए वो। अब ये भी ऐसा करेंगे तो अगला इलेक्शन जो है वो करीब है, तो इनके साथ भी वही होगा। तो ये इस गवर्नमेंट ने या इस गवर्नमेंट के जितने इत्तेहादी हैं, इन्होंने मिलकर अपना फ्यूचर जो है वो तय करना है। लोगों का तय हो या ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने बैठ के फ्यूचर अपना तय करना है। और जब तक काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली लोगों का नहीं सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इनका भी हाल वही होगा। तो अच्छा, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है। देखिए, मैं किसी के किसी पर फर्दी तनकीद नहीं करता, इनफरादी तौर पर किसी पर तनकीद नहीं करता, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा, मैं तो खैर एंकरों का नाम ले लूँगा, आप ले न लें। मुझे याद है अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब बैठकर A1 फील्ड और लंदन के और पता नहीं क्या क्या मामलात कागजात निकाल के ले आते थे। अभी ये पुरस्कार खामोशी क्यों और डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? तब तो आपने देखा होगा सारे चैनल्स बिला तफरीक, हर एंकर इस चीज़ को एक ऑनर समझता था कि वो नून लीग की हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे और उनकी करप्शन के ऊपर कोई ना कोई बात करना उन पर लाजिम होता था हर शाम को। और आपको याद होगा घंटों तक इस पे प्रोग्राम होते थे। वो गरीब कौम जिसको अपने शहर से बाहर, अपने इलाके से बाहर कुछ पता नहीं था, वो लंदन के फ्लैटों की कीमतें लगा रहे होते थे और वो कब बिकी हैं और कब नहीं बिकी हैं और कौन सी फॉन्ट इस्तेमाल हुई है, इसके बारे में माहिराना राय पास कर ली थी। अब वाई आर दे सो एडमेंट, वाई आर दे सो रिलक्टेंट कि वो इस बारे में बात करें? उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि 2014 का जब इन्होंने जलसा किया था इमरान खान साहब ने लाहौर में, तो उससे पहले मैं पीटीआई का मैं बड़ा वो कह लें उसको कि
सपोर्टर तो नहीं कहते, लेकिन मैं इनको किसी हद तक लाइक करता था कि चलो नए लोग हैं, जैसे ये कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे असद उमर साहब हैं और पौधे हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, तो मैं सोचता मैं कि चलो हो सकता है कोई यही लोग अच्छा काम करे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये कहा था ओए नवाज शरीफ बिलीव करें, मैंने उस दिन के बाद इमरान खान साहब को सुनना बंद कर दिया। वो क्यों? इसलिए कि मेरा अगर लीडर जो है वो तब्दीली की बात कर रहा है तो यार ये तब्दीली है, तो फिर इस तब्दीली से बेहतर है कि बंदा खामोश हो जाए। और जितना मेरे साथ आपका इंटरेक्शन है, जितने हमने प्रोग्राम किए हैं, मेरे ख्याल में मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि जनाब वाला ये लोग मुल्क को सवार देंगे। मैंने कहा वक्त के साथ साथ देखें चीजों का खुद इनका नकम्मापन जो वो नजर आ जाए, क्योंकि इन्होंने एकदम से आपके इतने बड़े दावे कर दिए, इतने लोगों को ख्वाब दिखा दिए, उनमें से कोई एक दावा, कोई एक ख्वाब मुझे बताएं कि पूरा करने में कामयाब हुए हैं। और जिन लोगों ने फर्ज को चीजें दिखाई थी वो उनका अपना जाहिर सी बात है अमल है, वो उनके अपने सोर्सेज होंगे। अब बात ये है कि मैं पहले भी ये कहता था कि मैं हर उस लीडर को सपोर्ट करता हूँ, हर उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा जो मेरे लोगों के बारे में सोचेगी। और मैं आज भी बात ये करता हूँ कि मैं हर उस गवर्नमेंट को, हर उस पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करूंगा जो मेरे लोगों के बारे में सोचेगी। और आपको याद हो तो आपके एक प्रोग्राम का एक लास्ट सेगमेंट था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। तो वो ये वही बात है कि जब तक ये लोग जो हैं, अब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो चुकी है कि आपकी पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमिक साथ लिंक हो गई है। आप इकोनॉमिकली अगर आप पावरफुल हैं तो यू कैन डू पॉलिटिक्स, और अगर आप वीक हैं तो जो हाल आपका हो रहा है वो आपके सामने है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, ये बुनियादी स्लोगन था 3.5 साल में। ये है, हमारे पागलपन का ये हाल है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां कर रहे हैं उसको भी हम पाकिस्तान को खुशहाली काउंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हुआ है तो वो लोग बाहर जाकर नौकरियां कर रहे हैं। खुदा की पनाह यार, ये कहाँ से जस्टिफिकेशन आप ढूंढ के लेके आए थे? कौन है आपके पीछे जो आपको कहता है कि इस तरह की बातें जो लोगों को बताएं? मतलब कि पाकिस्तान की नौकरियां बढ़े तो मुझे समझ आती है, मुल्क में खुशहाली हो रही है। अभी कोई बंदा ये लोग ये बातें बताते हैं कि बाहर जो लोग हैं अपना घर बेच के गए हैं, अपनी जमीनें बेच के गए हैं। कोई मेरे जैसा बंदा अपनी माँ का जेवर बेच के गया है, कोई अपने बहन का जेवर बेच के गया है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेच के गया है, और ये कहते हैं बोला बाहर जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उसकी वजह जो है पाकिस्तान की खुशहाली थी। क्या आपको पता है ये किन का बयान था? मैं तो खैर बहुत सारी चीज़ें सुनी है, यकीन करें अब तो मेरे कान बजना शुरू हो जाते हैं तकरीरें सुन सुन के काफ़ी मरतबा सियासतदानों की। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मुख्तसरन इसके ऊपर, अब अगली दफ़ा के लिए मैं आपको एक निवाला या जिसे आप कहें कि लुकमा देता हूँ इस सिलसिले में। वो ये है कि लोग अभी भी इस बयानिए को बहुत ज़्यादा पॉपुलर तस्वुर करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मकबूलियत और मज़ीद बढ़ गई है और हर आदमी शशोपंज का शिकार है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। उसकी अली वजह है, उसकी वजह यह है कि आपकी यूथ जो है उसमें आप पोर्शन देखना, बच्चे जो है हमारे वही 15 से 22 साल के या 27 साल के, ये वो लोग हैं कि जब ये दुनिया में मोबाइल जो था उसका आम इस्तेमाल, इंटरनेट का आम इस्तेमाल हो गया, जो सोशल मीडिया आ गया, तो ये लोग जो किताबों के साथ लिंक नहीं है। जब ये किताबों के साथ लिंक होंगे, इन्होंने जो एजुकेशन भी ली तो वो भी जब पिछले 3 सालों से देखे, जब सारी चीजें क्लासेस आपके एग्जाम वो सारा कुछ आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो ये जब ये बच्चों को थोड़ा इन्होंने असल में वो सख्तियां देखी है ना, जो मतलब हम सख्तियां देख के आए हैं, तो जब बच्चे थोड़ा सा किताबों से लिंक हो जाएंगे तो इनको रियलिटी की समझ आ जाएगी सारी, बेसिकली हमें किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिन अशखास और शख्सियात की तारीखी तौर पर शबाहतें ये बयान कर रहे हैं कि हमारे लीडर के अंदर ये भी शबाहत है, उससे भी शबाहत है, उससे भी शबाहत है, तो आपको पता अंदाज़ा हो गया होगा कि जुनून किस इंतहा पर पहुंच गया। खैर मैं तो एक गैर सियासी आदमी हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ, जानवर हूँ, तो मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा। मैं एक दिन कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो ये बातें कर, जी इमरान खान बड़े ईमानदार हैं जी, वो शहबाज शरीफ साहब ये थे वो। मैं कहा मुझे आप एक बात बता दें, मैं इस बहस में नहीं जाता कि शहबाज शरीफ जो वो चोर हैं या नवाज शरीफ चोर है या इमरान खान जो है वो ईमानदार है या वो चोर है। मैं कहा आप किसके मुलाजिम हैं? कभी हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। तो मैं कहा आपको जेब देता है, आप जब जाहिर सी बात है वो ओथ लेते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं एंड वी विल डिफेंड अवर गवर्नमेंट। तो मैं कहा आप गवर्नमेंट जब वो चेंज होगी तो आपको ये जेब देता है कि आप ऑफिस के अंदर बैठ के आप बजाय काम करने के अपने काम को तवज्जो दें, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर मुझे कहते हैं जी वो देखें वो इमरान खान जो कहती मेरा तोहफा है, ठीक है जी, तो मैंने बेच दिया तो क्या हुआ? मैं कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्या वो तोहफा इमरान खान साहब को मिला था? नहीं। मैं कहा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मिला था? कहते हाँ जी। तो मैं कहा जो इमरान खान साहब को मिल गया हो, मैं मान लेता हूँ बात को, क्या उनको वो तोहफा बेचना चाहिए था अखलाकी तौर पर? ये नहीं। तो मैं कहा आपको बात क्यों नहीं समझ आती? तो सर बात ये है कि थोड़ा सा लोगों को जब आप समझाएं
लोग समझ जाते हैं। मसला ये है कि वो जो सोशल मीडिया के जो स्टंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे बच्चों का जहन बांध दिया गया है। और ये यकीन करें, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, इस तबाही का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये मुल्क आने वाले 10-15 सालों में फेस करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है आपकी, इसके बावजूद कि इसके पीछे बड़ा मंतक है, लेकिन ये सच ना हो, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, अब हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में हो। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।